क्लास 10th के स्टूडेंट्स लगातार से कमेंट कर रहे थे कि सामाजिक विज्ञान यानी कि आपका सोशल साइंस का 24 सितंबर के दिन होने वाले पेपर का वन शॉट वीडियो लेके आइए। भाई आ चुका है आपका वन शॉट, है ना। इसे जिसने पूरा देख लिया ना, मैं कह रहा हूँ पेपर इससे बाहर जाता ही नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स का आपने देख लिया, मैंने विथ प्रूफ दिखाया कि हाँ पूछा गया है ना। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का मैंने वन शॉट डाला था और हर एक सब्जेक्ट में पूछे गए। इसी प्रकार से सामाजिक यानी कि सोशल साइंस का बिल्कुल पूरा यहाँ पर निचोड़ देने वाला हूँ, जितना आपका आना है ना। जितने चैप्टर आने हैं उन्हीं के क्वेश्चन हैं और बिल्कुल वही क्वेश्चन हैं जो कि आएंगे, है ना। यानी कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, आपका पेपर कवर हो जाएगा। और क्योंकि हर ज़िले में अलग अलग पेपर भाई आता है ना, अलग अलग पेपर आता है, तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि कोई आपको रियल पेपर दे देगा, है ना। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही पढ़ने चाहिए, ये आपका सही रहेगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएफ पूरा 40 पेज का है, 41 पेज का पीडीएफ है। आपको डाउनलोड करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर आप क्लिक करके इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं ना, खरीद सकते हैं। इसमें सही विकल्प के रूप में पहले क्वेश्चन है आपका, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। देखिए वीडियो फुल देखना है भाई, है ना। आपको वीडियो क्या है, फुल देखना है, क्योंकि आप वीडियो देखिए 2x में देख लीजिए, लेकिन पूरी वीडियो देखिए, हर एक क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। इसका आंसर आपका रहेगा स्थानांतरित कृषि के लिए, है ना। मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पे वनों की कटाई कृषि के लिए की जाती है ना, तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही दिया गया है, वर्ष भारत में वर्ष 1973-74 की तुलना में 2013-14 में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, तो तृतीयक क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। इसका आंसर आप देख सकते हैं, देखिए, है ना। और मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेस लिंक है, और विथ आंसर फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। भारत मानव विकास सूचकांक में किस श्रेणी में आता है, तो भारत का मानव विकास सूचकांक में नंबर जो है 135वां नंबर है ना, 135वें नंबर पे आता है, लेकिन वो श्रेणी की बात कर रहा है तो मध्यम श्रेणी में आता है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई जीडीपी का पूरा नाम लिखिए, तो सकल घरेलू उत्पाद सभी को पता है, बिल्कुल से याद रखेंगे, है ना। जीडीपी को इंग्लिश में क्या कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, है ना। जीडीपी का फुल फॉर्म इंग्लिश में कमेंट में जल्दी से कमेंट कर दो, जिसको भी पता हो। नेक्स्ट है आपका, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है धनबल, अशिक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, निरंकुशता। तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, है ना। निरंकुशता नहीं, ये अलग चीज़ है, ये बिल्कुल विपरीत है इससे कहें तो, है ना। तो चलिए निरंकुशता का भी क्वेश्चन आगे दिया गया है, वो देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1953, 22 दिसंबर 1954। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं ताकि आप फंसें, आपको डेट याद होती है, सन में आप बस कन्फ्यूज हो जाती हैं। तो 1953 इसका राइट आंसर है। 22 दिसंबर सन 1953 को यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है स्थापना हुई थी, 1953, आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका दिया गया है, संविधान का रक्षक कहा जाता है, सबको पता है भाई, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से सोशल साइंस में हम यही तो पढ़ रहे हैं, है ना। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का जो है रक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा जो है किस सूची का विषय है, तो शिक्षा जो है राज्य सूची संघ सूची समवर्ती सूची, आंसर रहेगा आपका समवर्ती सूची, है ना। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम आपका, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स में है, आंसर याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी थी, बिस्मार्क ने, है ना। बिस्मार्क का फुल नाम किसे पता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, बिस्मार्क का फुल नेम जिसे भी पता हो कमेंट में लिख दीजिए। नेक्स्ट है आपका, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई, तो 2009 में हुई थी गृह युद्ध की समाप्ति श्रीलंका में, है ना। और श्रीलंका की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी, तो 5 फरवरी सन 1922 को। देखिए 4 फरवरी भी कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा, लेकिन ये रात को घटना हुई थी, इसलिए 5 फरवरी इसका आंसर जो है आप लगाएं तो सही है ना, मैं तो कहूँगा 5 फरवरी आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे हम, देखिए निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का प्रमुख जातीय समूह है, ईसाई और तमिल, बौद्ध और हिंदू, सिंहली और ईसाई, सिंहली और तमिल। तो भाई सिंहली और तमिल जो है वहाँ का प्रमुख जातीय समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्राकृतिक संसाधन का उचित प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, केवल आर्थिक लाभ के लिए, पर्यावरण संतुलित बनाए रखने के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, शहरीकरण के लिए। तो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ पर उचित प्रबंधन जो है जरूरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है, भाई सोपानी खेती कहें तो ये पंजाब में तो नहीं, हरियाणा नहीं, उत्तरांचल या कहें उत्तराखंड में यहाँ पे की जाती है।
है ना, आंसर रहेगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? आंसर आपका रहेगा जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, इनमें नहीं पाई जाती भाई। अपने मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है और महाराष्ट्र में पाई जाती है, और भी कई राज्य हैं ना, तो इनमें तो इनमें नहीं पाई जाती है। जम्मू, राजस्थान, झारखंड में नहीं पाई जाती है। मध्य प्रदेश हो गया, है ना, महाराष्ट्र हो गया, इनमें जो है यहाँ पे क्या है, काली मृदा पाई जाती है। बढ़िया कपास उगाई जाती है इसमें, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? रोजगार की शर्त पर, उद्यमों के स्वामित्व पर, श्रमिकों की संख्या पर, आय पर, है ना। तो उद्यमों के स्वामित्व पर आधारित है यहाँ पे क्या, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है उद्यमों के स्वामित्व पर आधारित होता है। देखिए मैं हर एक ऑप्शन क्यों पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि देखिए आपको सीधा आंसर याद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरीके से क्वेश्चन को करना है। भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है, तो गुजरात का गिर क्षेत्र, ये तो आप सभी को पहले से ही पता होगा, है ना। ये रहेगा आपका आंसर, गुजरात का गिर क्षेत्र। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है, बिल्कुल याद रखिएगा। और सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल में है ना। और नीलगिरी वन क्षेत्र याद रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। देखिए सब कुछ मिक्स क्वेश्चन है ना। भारत में शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा, न्यायालय द्वारा, शासन द्वारा, उपरोक्त सभी। तो भारत में शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा किया गया है, जिसे मतलब राज्य सरकार को अलग शक्तियाँ दी गई हैं ना, केंद्र सरकार को भी अपनी शक्तियाँ दी गई हैं ना, अलग अलग, है ना। तो ये किसके द्वारा, किस में निहित है, संविधान में ये सब बताया गया है ना। नेक्स्ट है आपका, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था? तो किसको नहीं पता है भाई, किसको नहीं पता, वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। पहले क्या था, वस्तु एक बदले एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेना एक दूसरे से, मतलब अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, है ना। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, और ये शुरुआत में मतलब यही जो है माध्यम थी। नेक्स्ट है आपका, वन्य जीवों के आवास संरक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। तो वन्य जीव अधिनियम कब आया था भाई? तो ये आया था संरक्षण अधिनियम 1972 में। वन्य जीव अधिनियम जो है 1972 में आया था, याद रखेंगे। आपका बी नंबर का ऑप्शन सही आंसर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद है आपकी एक शब्द या वाक्य में उत्तर। देखिए देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना, है ना। मतलब पर्यावरण का कोई भी घटक है, उसमें अन्य कोई अवांछनीय घटक शामिल हो जिससे उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाए, तो वो यहाँ पे प्रदूषण कहलाता है ना। जल में कोई ऐसा घटक मिल जाए जिससे उसकी जो है उसकी नॉर्मल गुणवत्ता में जो है कमी आ जाए, तो वो क्या है, प्रदूषण है, जल प्रदूषण है। मनरेगा में कितने दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है? तो 100 दिन की गारंटी दी गई है। 100 दिन की रोजगार की गारंटी मनरेगा के अंतर्गत दी गई है, बिल्कुल से याद रखेंगे, मनरेगा से क्वेश्चन आना है। नेक्स्ट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है भाई, कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश कौन रखता है? तो विधानसभा समितियां अंकुश रखती हैं। नेक्स्ट है आपका, किस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं? तो अनैच्छिक बेरोजगारी को यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी भाई कहा जाता है ना। और आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो मेहरबानी होगी। जल्दी से बता दीजिए कहाँ से देख रहे हैं भाई, है ना। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, है ना। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि दूसरा नेशनल पार्क है ना, तो आपको आंसर बताना है ना। कान्हा किसली कहाँ पे है? कान्हा किसली नेशनल पार्क किस राज्य में है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, कान्हा किसली, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना ही चाहिए? है ना, 33%, है ना। मतलब इतना वन होगा तो बिल्कुल पर्यावरण जो है संतुलित रहेगा हमारे क्षेत्र का, भारत का कहें तो, है ना। नेक्स्ट है आपका, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मृदा या रेगड़ मिट्टी उसे कहा जाता है। रेगुर, रेगुर ये है सही, सही तो यही है रेगुर। कई जगह रेगड़ लिखा रहता है, तो आपको बताने के लिए मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है आपका, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 16वां उस समय जो है, लुई 16वां उस समय राजा थे वहाँ के। नेक्स्ट है, चोरी हत्याकांड घटना कब हुई थी? फिर से क्वेश्चन आ गया, इस तरीके से भी याद कर लेना। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली हमारे भारत में है ना। सांसद बैठते हैं भाई, है ना, संसदीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट है, धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो सांप्रदायिक, है ना। संप्रदाय का अर्थ क्या होता है? संप्रदाय यानी कि धर्म, है ना। और धर्म को जो समुदाय मान रहा है, धर्म को प्रमुख मान रहा है, प्रमुख आधार दे रहा है, तो वो व्यक्ति कौन है? सांप्रदायिक व्यक्ति है ना, उसे सांप्रदायिक कहेंगे, है ना। और जो व्यक्ति नारी या महिलाओं के लिए जो है प्राथमिकता दे रहा है, उनके सम्मान हेतु, उनके कार्य हेतु, तो वो नारीवाद कहलाएगा, है ना। बिल्कुल याद रखना है, सही।
तो वो नारीवाद कहलाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है आपका, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है भाई? तो जवाहरलाल नेहरू ने से बांधों का मंदिर कहा है। नेक्स्ट है आपका, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? तो भाषा के आधार पर। देखिए वहाँ के कुछ लोग होते हैं, वहीं के नहीं, मतलब ऐसा है कि वो कहीं भी रहें, वो डच, फ्रांस हो गई भाषा, ये उन्हें आनी चाहिए। भाषा के आधार पर वहाँ के लोग, वही लोग, कुछ लोग होते हैं, वही चुनाव के आधार पर जो है अपना नेता चुन लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका, जो वन ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं वह पर्णपाती वन कहलाते हैं, है ना। जब उनकी खास ऋतु आती है तो वो पत्ते गिरा देते हैं, वो पर्णपाती वन कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो जातिवाद कहलाता है। इसी प्रकार से मैंने नारीवाद बताया है, तो ये भी याद रखना। सांप्रदायिक, नारीवाद और जातिवाद, ये तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, शोर नापने की इकाई है, तो सबको पता है भाई डेसिबल, है ना। डेसिबल से शोर नापा जाता है। इस तरीके से आंसर आपका यहाँ पर दिया भी गया है, मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट है आपका, स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो भाई मध्य प्रदेश में, शायद ये आपके जो है मासिक टेस्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका, देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र जो है पठारी क्षेत्र है, यानी कि पठारों का क्षेत्र है, पठारों का जो है एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो जोसेफ मैजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी खालिस्तान है, तो कोलंबो याद रखिएगा, है ना। और श्रीलंका की खोज किसने की थी? वो कमेंट में बताना है अभी, जिसने नहीं लिखा है अभी तक। नेक्स्ट है आपका, फ्रांस की दूसरी क्रांति किस सन में हुई? तो 1830 में, है ना। नेक्स्ट आपका दिया गया है, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास की रिपोर्ट जो है खालिस्तान संस्था जारी करती है, तो UNDP इसे कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, है ना, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पंचायत का मुखिया कौन होता है? भाई ग्राम पंचायत का मुखिया सभी को पता है, सरपंच होता है। और सरपंच से जो नीचे होता है ग्राम पंचायत में, उसे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। इसके बाद है 73वां संविधान संशोधन, संविधान है संशोधन खालिस्तान पर आधारित है, तो पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है भारत के किस स्थान से किया या खालिस्तान नामक स्थान पर किया था? तो बिहार के चंपारण नामक स्थान से सन 1917 में सबसे पहले गांधी जी ने आंदोलन यहाँ पर शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र के रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन, है ना। लग नहीं रहा है कि ये उसका आंसर होना चाहिए, लेकिन हाँ, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भाई सबको पता है, RBI, है ना। हर नोट पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, फिर भी कई बच्चे आंसर जो है गलत करके आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो तृतीयक क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं ना, तो कोई भी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, बिल्कुल से याद रखना है। तृतीयक क्षेत्र के, है ना, थर्ड पार्टी कहें तो, मतलब याद करने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे तो श्रमिक तो होते हैं, और तृतीयक क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। अगला रहेगा आपका, मधुमक्खी पालन खालिस्तान क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है मधुमक्खी पालन। देखिए मैं प्राथमिक क्षेत्र क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मधुमक्खी पालन जो है कृषि के अंतर्गत रखा गया है, और कृषि किस क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में, बस तो याद रखेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका, श्रीलंका में खालिस्तान भाषा बहुसंख्यक है। देखिए ये वहाँ की भाषा सिंहली, है ना, सिंहली वहाँ के जो है जाति है प्रमुख। नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध में पराजित हुआ, किस युद्ध में पराजित हुआ? तो वाटरलू के युद्ध में वो पराजित हुआ था सन 1815 में, ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन, है ना, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लाठीचार्ज से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खालिस्तान शहीद हुए थे, तो कौन? लाला लाजपत राय, सभी को पता है, आपने बुक में पढ़ा होगा, लाला लाजपत राय, है ना, लाठीचार्ज के दौरान इनकी जो है शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है आपका, भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य का है? तो भाई केरल, है ना, द केरला स्टोरी, याद रखिएगा, सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग, है ना। साक्षरता प्रतिशत किसका है सबसे अधिक? केरला का, है ना। सत्य असत्य देखेंगे यहाँ से, भाई हमारे कुछ ज़्यादा नहीं दिए हैं, लेकिन हाँ इन्हें कर लेना, अन्य भी देख लेना जो इंपॉर्टेंट लगे। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। देखिए मैंने यहाँ पे ट्रू फॉल्स के हिसाब से यहाँ पे ट्रू जो है उसको ग्रीन किया है, ग्रीन मार्क दिया है, जो फॉल्स है उसे रेड मार्क, है ना। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं सीधे इनका, इतने ही हैं, और बाकी आप देख लेंगे। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, बिल्कुल सही है। स्वराज पार्टी का गठन लाला लाजपत राय ने किया था? नहीं भाई, इन्होंने किया था, दूसरे थे कोई।
बोस थे कोई, है ना, बोस, पूरा नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ग्राम पंचायत का मुखिया पंच होता है, तो भाई ये तो गलत है, सरपंच होता है। संविधान का रक्षक कार्यपालिका है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, ऊपर बताया था। कांग्रेस की स्थापना, है ना, 1885 में महात्मा गांधी ने की थी, तो ये सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में तो हुई थी, लेकिन ये वो ह्यूम ने की थी, है ना, महात्मा गांधी ने नहीं की थी। संविधान का सर्वोच्च रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, तो ये बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई हम आगे के क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके 2 अंक के प्रश्न हैं, है ना। मुझे लगता है आपकी सही जोड़ियाँ स्किप हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इन्हीं में से कर लीजिएगा, इन्हीं में से बन जाएगी, है ना। संविधान किसे कहते हैं? तो भाई सॉरी मैं कुछ और सोच रहा था मन में, संविधान नहीं है ये, संसाधन है, सॉरी, है ना। संसाधन किसे कहते हैं? आपके फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आएगा ही ये तो, है ना, लिखा रख लो। संविधान, सॉरी, संसाधन, है ना, हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है ना। क्यों न जाने मेरे मन में संविधान आ रहा है, ऊपर अभी क्वेश्चन पढ़े ना उसके। तो देखिए, मतलब हमारे आसपास की कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वो संसाधन है ना। हम जैसे यहाँ पे मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये मोबाइल भी एक संसाधन है, एक कोई वस्तु हो गई, है ना। ये कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कुछ मानवकृत संसाधन। तो मृदा हो गया, वायु, जल, स्कूल टिफिन बैग, ये क्या है? संसाधन है। और एक प्राकृतिक संसाधन, है ना, प्राकृतिक संसाधन का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दो। प्राकृतिक, जो आपने नहीं बनाया है, मनुष्य ने नहीं बनाया है। अगला क्वेश्चन है आपका भाई, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, है ना। तो तेज चलती हुई हवाएं और भारी बारिश के कारण मृदा या मिट्टी का क्षय या अपरदन, जिससे मृदा उड़कर अवांछित स्थानों पर चली जाती है ना। देखिए क्या है कि जब बहुत तेज हवा चलेगी, है ना, ऐसी ऐसी हवा चलेगी ना, घूम घूम के, बहुत तेज बारिश हो गई, तो उसमें क्या होगा, मिट्टी उड़ करके, है ना, अपरदन बह करके दूसरे स्थानों पर चली जाएगी, और वहाँ की मतलब ऊपरी मृदा में ही तो उपजाऊ क्षमता होती है, तो वहाँ मृदा अपरदन हो जाएगा, यही मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, देख सकते हैं, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो मृदा संरक्षण के कुछ उपाय ये रहे, ढलान वाले क्षेत्रों में घास और पेड़ लगाएं, कार्बनिक खादों का उपयोग करें, और कृषि भूमि को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से दूर रखें। तो ये रहेगा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका, काली मृदा की 2 विशेषताएं। देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से कमेंट में बता दो, ऊपर मैंने बताया था, जल्दी कमेंट में लिख दो, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। पहला रहेगा, काली मिट्टी में आयरन, चूना, कैल्शियम, पोटास जो है, ये सब कुछ तत्व जो है पाए जाते हैं। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसमें कई तरह की फसलों की खेती की जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे भाई हम, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया लैटराइट मिट्टी, है ना। इसे जो है, इसका रंग जो है लाल होता है, लाल भूरे रंग की मिट्टी होती है, लाल रंग की। इसकी विशेषताएं देखें, खासियत कहें तो, है ना, ये रहेंगी इसकी विशेषताएं। लेटेराइट मिट्टी का रंग गहरे लाल भूरे रंग से लेकर जंग लगे लाल और बैंगनी रंग का होता है। यह आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण जंग लगे लाल रंग की होती है, इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। यह मिट्टी उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो भाई ये क्वेश्चन आपको याद रखना है अच्छी तरीके से, लेटराइट मिट्टी की जो है विशेषताएं दी गई हैं, है ना। तो ये आपका आंसर है, तो देखिएगा इसे, है ना। नेक्स्ट है आपका, स्थानीय स्वशासन को समझा कर लिखिए। स्थानीय स्वशासन क्या होता है? स्थानीय स्वशासन का मतलब यह है कि स्थानीय समुदाय में रहने वाले लोग अपने स्थानीय मामलों के शासन और प्रशासन में सीधे भाग ले सकें, ये स्थानीय स्वशासन है। नेक्स्ट है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब है सत्ता को केंद्र सरकार से लेकर स्थानीय स्तर की सरकारों या संस्थाओं तक बांट देना, है ना, विकेंद्रीकरण उनका कर देना, ये सत्ता का। नेक्स्ट है आपका, निजी क्षेत्र से क्या आशा है? तो निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा होता है जिसका स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंध निजी व्यक्तियों या कंपनियों के पास होता है। निजी, इससे पता ही चल रहा है ना, प्राइवेट। तो निजी कंपनियों या व्यक्तियों के पास जो है इसका स्वामित्व होता है, वो निजी क्षेत्र कहलाता है ना। ऑब्जेक्ट में भी बन सकता है। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? और अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को संसाधित करके, प्राथमिक क्षेत्र में किसे ही आता है? कृषि से जो प्राप्त माल प्राप्त होता है ना, जैसे कोई भी मतलब कोई भी उत्पाद हो गया, है ना, कृषि से बना प्राथमिक क्षेत्र में, फिर वो कहाँ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होगा द्वितीयक क्षेत्र को, फिर एक कच्चे माल द्वितीयक क्षेत्र में जाकर संसाधित करके माल तैयार कर किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। इस क्षेत्र में उद्यम एक तरह की वस्तु को दूसरी वस्तु में बदलता है। नेक्स्ट है आपका, देख सकते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं? ये हम कंप्लीट कर चुके हैं शायद, है ना। इसका उदाहरण याद रखिएगा, है ना। गन्ने से चीनी बनाना,
और चूना पत्थर से सीमेंट बनाना, है ना। अगला है आपका मनरेगा के उद्देश्यों को बताइए। तो ये रहेंगे मनरेगा के उद्देश्य यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम करना, आजीविका की सुरक्षा प्रदान करना, पर्यावरण की रक्षा करना और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देना, ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के जरिए सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करना। नेक्स्ट आपका दिया गया है, ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा। अगला है आपका क्वेश्चन, खुली बेरोजगारी का अभिप्राय क्या है। तो खुली बेरोजगारी का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए तो तैयार है और उसके पास योग्यता भी है, लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता है, तो यही क्या है, खुली बेरोजगारी। नेक्स्ट है आपका यूटोपिया से क्या तात्पर्य है ना, कल्पनादर्श। यूटोपिया, कल्पनादर्श या यूटोपिया एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना है जिसे वास्तविक रूप देना लगभग असंभव हो। यूटोपिया शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका मतलब या तो कोई जगह नहीं है या फिर कोई अच्छी जगह है ना, मतलब या तो कोई जगह नहीं है या फिर बहुत अच्छी जगह है। इसके बाद है रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखना का जो है रखने के पक्ष में थे। तो चर्च जैसी संस्थाओं को बचाए रखने के वो पक्ष में थे, है ना, ये रहेगा। नेक्स्ट है आपका बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले, ये बिल्कुल हाईलाइट कर लो, प्रमुख दो राज्यों के नाम क्या है, अल्बानिया और बुल्गारिया, है ना। ये दोनों को याद रखिए, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं लेकिन दो के पूछे गए हैं तो दो के ही मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन, उदारवाद का अर्थ बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 5 स्टार लगा लो तो कम है ना, इसको बिल्कुल से आप याद करके रखना। उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्यों की सूझबूझ रोज सामाजिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। उदारवाद की उत्पत्ति जो है 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में देखी जा सकती थी। जॉन लॉक को उदारवाद का जो है जनक माना जाता है, जॉन लॉक। नेक्स्ट है आपका बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बहिष्कार क्या होता है, देखिए, तो आमतौर पर नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक या पर्यावरणीय कारणों के लिए विरोध की अभिव्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति या संगठन या विशेष देश के उपयोग से स्वैच्छिक और जानबूझकर रोकथाम का कार्य अगर हम करें तो वो है बहिष्कार, है ना। किसी चीज़ को त्यागने का कार्य अगर किया जाए। इसके बाद है आपका भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। तो ये रहेगा इसका आंसर। और साइमन कमीशन किस वर्ष, है ना, कौन सी सन में साइमन कमीशन भारत आया था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो, जिसे भी पता हो, है ना, आगे मैं बता दूंगा, है ना। जल्दी बताओ किस सन में साइमन कमीशन भारत आया था। तो ये रहेगा, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए उन्होंने विरोध किया क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, और इससे भारतीयों के आत्मसम्मान का जानबूझकर अपमान माना भारतीयों ने, है ना। ये आप 2 पॉइंट याद रखें, फिर इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका दबाव समूह क्या है। दबाव समूह के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। यह आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट है निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। निरंकुशवाद, है ना, अभी ऑब्जेक्टिव देखा था ना, ऊपर ऑब्जेक्टिव में था ये, है ना। ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ किसी एक व्यक्ति या पार्टी के पास सर्वोच्च शक्ति होती है। निरंकुश शासक के फैसले किसी बाहरी कानूनी प्रतिबंध या लोकप्रिय नियंत्रण से नहीं बंधी होती, मतलब किसी भी उसके लिए कोई कानून नहीं होता है, वो स्वयं कानून बनाते हैं, उन्होंने जो कह दिया वही होगा, ऐसा यहाँ पे निरंकुशवाद में होता है यही। इसके बाद है आपका देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सतत पोषणीय विकास क्या है भाई। सतत पोषणीय विकास क्या है, इसका मतलब है कि विकास के दौरान पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाना और भविष्य की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना, है ना। मतलब पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, यही यहाँ पे सतत पोषणीय विकास पहुंचा कहा गया है। मतलब हमारा विकास भी चलता रहे और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, है ना, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसके बाद है भू संरक्षण के उपाय बताइए। तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमें वन संरक्षण करना होगा। अगर हमें ज़मीन का संरक्षण करना है, मृदा को अच्छा संरक्षित करना है, तो हमें वन संरक्षित करने होंगे, है ना, वृक्षारोपण करना होगा। इस तरीके से आप दोनों पॉइंट को लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, है ना। तो किसी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय या औसत आय उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत आय को कहा जाता है। इसकी गणना की जाती है किस तरह से, क्षेत्र की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, है ना, और जीडीपी या सकल राष्ट्रीय आय को, सकल घरेलू उत्पाद को जनसंख्या से भाग दे देते तो हमें वहाँ की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। इसके बाद है आपकी
राष्ट्रीय आय क्या है, तो यह देश की उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आमदनी का जोड़ है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जल दुर्लभता क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या है। जल दुर्लभता क्या है, इसके बताइए कारण। तो जल दुर्लभता का मतलब यह है कि स्थानीय स्तर पर जल की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। जल दुर्लभता के जो कारण हैं वो निम्न दिए गए हैं। कम वर्षा दुर्लभ क्यों कहा जा रहा है, वैसे भी जल दुर्लभ है, लेकिन जैसे जैसे वो कम हो रहा है और उसकी दुर्लभता जो है बढ़ती ही जा रही है। कम वर्षा और मौसमी और वार्षिक वर्षा में भिन्नता, बढ़ती जनसंख्या, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जल प्रदूषण, शहरीकरण और औद्योगिकरण, ये सारे जो हैं इसके प्रमुख कारण हैं जल दुर्लभता के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। तो ये आपको कुछ पॉइंट इस पर दिए गए हैं, देखिए क्या क्या हुआ था असहयोग आंदोलन के पश्चात। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इस आंदोलन के दौरान लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और भारतीय वस्तुओं को अपनाया। इससे भारतीय कपड़ा मिलों तथा हथकरघों का उत्पादन बढ़ा। विदेशी कपड़ों का आयात कम हुआ। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। विदेशी कपड़ों की कीमतें घट गईं। विदेशी कपड़ों की कीमतें जो है 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रुपए रह गईं, है ना। नेक्स्ट है आपका एक और पॉइंट इसका दिया गया है, विदेशी रेस्टोरेंट्स और शराब की दुकानों पर असर पड़ा, जिसमें क्या हुआ कि विदेशी रेस्टोरेंट बंद हो गए और शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए, है ना। तो ये इस तरीके से लिखना है आपको, और भी आप लिख सकते हैं 2-4 लाइंस चाहें तो, है ना। इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो ये घटना कब हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये याद रखेंगे अमृतसर में 13 अप्रैल सन 1919 को, है ना। रोलैक्ट एक्ट कब आया था और कमेंट में बताएंगे। रोलैक्ट एक्ट कब पारित किया गया, कमेंट में बताइए। 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजी जनरल डायर ने जलियांवाला बाग, जनरल लिखा है ना, बाग में मेला देखने आए निर्दोष लोगों पर गोली चलाने के आदेश दिए। बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए और उन पर गोली चला दी। जैसी खूनी रविवार की घटना हुई थी कहें तो, वहाँ पे दरवाजे बंद नहीं किए गए थे, लेकिन वहाँ पे लोगों पर गोलियाँ बरसाई गई थी। यहाँ पे उन्हें बंद करके उनके ऊपर गोलियाँ बरसाई गई थी। अंग्रेजी ताकत के गुस्से से कोई न बच सका। इस गोलीकांड में कई लोगों की जान चली गई और इससे कई गुना अधिक लोग घायल हो गए, है ना। इसलिए इसे हत्याकांड कहा गया, जलियांवाला बाग में ये हुआ था। तो ये रहेगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो किस तरीके से सामाजिक विभाजन राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो सामाजिक विभाजन राजनीति पर हानिकारक और सकारात्मक दोनों तरीके के प्रभाव डालते हैं। और सामाजिक विभाजन राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं, मतदान को प्रभावित करते हैं, अलग अलग समुदाय में अविश्वास पैदा करते हैं, समाज को विभाजित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। ये वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी अन्य वन पदार्थों मतलब आरक्षितों ने सुरक्षित रखा गया है एक तरीके से, है ना। तो कितने देश के आधे से अधिक ऐसे वन हैं जो आरक्षित घोषित किए गए हैं, जहाँ पे वन्य प्राणियों का, है ना, जो वन हो गए, इमारती लकड़ी हो गई, उनको सुरक्षित रखा गया है, मतलब उनको उनके रखरखाव का ध्यान रखा जा रहा है ना। तो ये रहेगा आपका, उन्हें बचाने के लिए। इसके बाद है आपका, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। तो जैव विविधता को प्रभावित करने का पहला कारक है, फर्नीचर के लिए लकड़ी की मांग बढ़ी है जिससे पेड़ कटे हैं, और जलावन के लिए लकड़ी का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 2 कारक हो गए। जैव विविधता क्या है भाई, तो जैव विविधता यहाँ पे जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल मोस्ट लगा लो, हाईलाइट पे लगा लो, कर लो, है ना। जैव विविधता किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर या पूरे ग्रह पर जीवन रूपों की भिन्नता की डिग्री है ना। और पृथ्वी ग्रह पर लाखों जीवित जीव हैं, जैसे कि मनुष्य सहित ये सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं, है ना। तो इसीलिए जैव विविधता हमें आवश्यक है, क्योंकि हम एक दूसरे पर ही निर्भर हैं, जीव, है ना। जैविक और अजैविक संसाधन क्या हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो जैविक और अजैविक दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए, जैविक संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। अजैविक संसाधनों में वे सभी चीज़ें शामिल होती हैं जो निर्जीव चीज़ों में से बनी होती हैं। उदाहरण हो गए चट्टानें और धातुएं, है ना, भूमि, जल, मिट्टी, है ना, जो निर्जीव कहें एक तरीके से। और ये मत्स्य पालन, मत्स्य हो गया, पशुधन हो गया, तो ये सारा कुछ क्या होता है,
ये होता है यहाँ पे जैविक संसाधन। इसके बाद है आपका संघीय सरकार किसे कहा जाता है, तो संघीय सरकार का आंसर दिया गया संघीय सरकार वह सरकार होती है जिसमें शक्तियाँ केंद्रीय प्राधिकरण और देश की अन्य इकाइयों के बीच बटी होती हैं, उसे संघीय सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। देखिए जो अभी भारत में बनी हुई है ना केंद्र में, तो वो है गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार राजनीतिक दलों के मिलकर सरकार बनने की व्यवस्था को कहते हैं। यह व्यवस्था तब लागू होती है जब चुनाव के बाद किसी एक पार्टी के पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है ना, जब पूरी सीटें नहीं आती हैं मतलब जीतने योग्य, तो वहाँ पर क्या होता है गठबंधन सरकार मतलब दूसरी पार्टी उसके साथ जोड़ करके सरकार बनाती है, तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। गठबंधन सरकार संसदीय प्रणालियों में आम है, मतलब हमारे देश में भी संसदीय शासन प्रणाली है, तो यहाँ पे भी ये बात आम है ना, जहाँ कोई भी पार्टी नियमित रूप से 50% से ज़्यादा वोट नहीं जीत पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संकटाग्रस्त जातियों के नाम, विलुप्त जातियों के नाम लिखिए ना। संकटाग्रस्त जो जातियाँ हैं जो मतलब ख़त्म होने की कगार पर हैं, तो वो हैं विलुप्ति के कगार पर हैं। तो काला हिरण हो गया, मगरमच्छ हो गया, भारतीय जंगली गधा हो गया, भारतीय गैंडा हो गया, ये सारा जो है ये सारे है ना, तो ये जो है संकटाग्रस्त जातियाँ हैं। इसके बाद है उद्यान व जीव अभ्यारण्य में अंतर याद करना है। तो 3 अंतर आपको दिए गए हैं। देखिए राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों को जानवरों संरक्षण के लिए बनाया गया है ना, मतलब संरक्षण के लिए तो दोनों ही हैं, और राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा सुरक्षित होता है जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य उतना सुरक्षित नहीं होता है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मौर्य शासक ने प्रमुख रूप से जल संसाधनों के लिए निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने बांध झील और सिंचाई तंत्रों का जो है निर्माण करवाया था। हौज खास, दिल्ली का हौज खास कब और किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने, है ना। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा जिसको भी पता हो, है ना। 14वीं शताब्दी में यहाँ पे दिल्ली में हौज खास का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। इनकी पुत्री का नाम जिसको भी पता हो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है आपका जल संरक्षण के लिए कृषि क्षेत्र में किस क्रांति की आवश्यकता है, तो शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। देखिए ये PDF आप पूरी लेना चाहते हैं तो आसानी से पढ़ सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक है उससे खरीद सकते हैं। अगला है आपका अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की थी, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है आपका जोल्बेरोइन नामक शुल्क संघ क्या था, इसकी स्थापना क्यों की गई, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल से हाईलाइट करके रखेंगे, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से कर लीजिएगा। जोल्बेरोइन, है ना, यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ जो है 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था, है ना। तो याद रखिएगा, पूरा आंसर इसका कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस शहर में हर घर पर, है ना। देखिए तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसमें कहा गया है कि भाई वर्षा हो तो वर्षा जल का संग्रहण छत पर कीजिए, है ना। ये भारत का प्रथम ऐसा राज्य है जहाँ पे ये लागू ही कर दिया गया है ना, कि सभी करें। एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों का बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, तो ये कंप्लीट रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका सकल घरेलू उत्पाद या GDP किसे कहा जाता है। GDP का फुल फॉर्म इंग्लिश में मैंने पूछा था कि नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो जल्दी से लिख दीजिए आंसर, अभी तक नहीं लिखा है जिसने। GDP एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश को मापने का सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक क्या है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, है ना, जो इसकी रिपोर्ट जो है जारी करता है, द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक यह बतलाता है कि किसी देश के लोग अपनी बुनियादी चीज़ें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पाने में सक्षम हैं या नहीं, है ना। यही रिपोर्ट बताता है ये UNDP, है ना, यही। इसके बाद है इसी क्या पॉइंट है, ये दिया गया है, इसे कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका धारणीय विकास से क्या आशा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारणीय विकास ऐसा विकास है जो किसी भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वो भावी विकास यहाँ पर धारणीय विकास है। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर आपको लिखना है। तो जब किसी आदमी के पास कोई काम नहीं होता है और इसे बेरोजगारी कहते हैं, लेकिन जब कोई आदमी काम तो कर रहा है लेकिन अभी क्षमता का सदुपयोग नहीं कर पाता है तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और लेकिन जब किसी आदमी को काम बिल्कुल भी नहीं मिलता है तो इसे खुली बेरोजगारी कहते हैं, है ना, मतलब उसे काम नहीं मिलता है, वो काम करना चाहता है और योग्य भी है, उसके पास डिग्री है, काम नहीं मिल रहा है।
इसके बाद है पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के कोई दो उपाय लिखिए। तो वहाँ पे सीढ़ी नुमा, देखिए सीढ़ी नुमा खेती कहाँ की जाती है, जल्दी से बताइएगा कमेंट में। अभी हमने ऊपर पढ़ा था सीढ़ी नुमा या सोपारी खेती इसे कहा जाता है, सोपारी इस तरीके से लिखा होता है, सोपारी खेती, सोपानी है ना सोपारी नहीं, सोपानी खेती, हाँ सॉरी, सोपानी खेती या सीढ़ी नुमा खेती किस राज्य में से किया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। तो आप इतने सही समझ सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र है भाई, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 3 अंकीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई। तो देखेंगे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, समझाइए। तो ये आपका आंसर रहेगा 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक जब घटना हुई तो उस बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्वक जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया, है ना। आंदोलनकारियों ने कुछ पुलिस वालों को थाने में बंद कर करके आग लगा दी। इस घटना को सुनते ही महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया, रोक दिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो क्या है हिंसक होता जा रहा था, इसलिए उन्होंने उसे रोक दिया। इसके बाद है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रावधान लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, 3 नंबर में आएगा या 4 नंबर में आएगा, है ना, कर लीजिएगा सही। यहाँ से मतलब हमारे 3 ही नहीं, 3 और 4 दोनों नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, मैं बताते जाऊँगा किस नंबर में आएगा, है ना। इसके 4 पॉइंट कंप्लीट कर लेंगे। ये मनरेगा के पॉइंट लिखे हैं। इसमें क्या है कि इस योजना के तहत हर साल किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को, है ना, कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार की मांग करने वाले अकुशल शारीरिक काम करने के लिए लोगों को यह रोजगार मिलता है। और वहाँ पे क्या क्या देखिए, यहाँ पे देखिए 10% अतिरिक्त भी मिलता है, रकम खर्चे के लिए भी मिलनी चाहिए। और रोजगार के दौरान अगर मजदूर को चोट लगती है तो उसका मुफ्त इलाज किया जाना चाहिए। अगर काम के दौरान मजदूर अपंग हो जाता है या मर जाता है तो उसे 25,000 रुपये मिलते हैं। इसके बाद है काम स्थान पर पीने का पानी, बच्चों के रहने की जगह और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका भारत में लोग रोलैक्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे। रोलैक्ट एक्ट देखिए, अंग्रेजी सरकार ने रोलैक्ट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। तो इसके विरोध में थे और साइमन कमीशन के विरोध में भी थे, है ना। तो ये क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों के कोई 3 अंतर लिखें। इन स्रोतों में अंतर लिखना है, बिल्कुल से अंतर दिया गया है आपके सामने, 4 अंतर दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन्हें कंप्लीट आप कर लीजिएगा। जो है औपचारिक ऋण बड़ा होता है और ये छोटा होता है ना। इनको अच्छी तरीके से कर लेंगे, जल्दी कर लेते हैं भाई, वीडियो लंबा हो चुका है। नमक मार्च किस प्रकार उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक प्रभावी हथियार बन गया, समझाइए। बिल्कुल से कर लेना ऐसे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर में, है ना, ये कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नमक मार्च, नमक यात्रा दांडी मार्च कहें तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च या नमक मार्च आंदोलन शुरू किया था। यहाँ आंसर डेट के साथ याद रखेंगे। उनके साथ 78 विश्वस्त अनुयायी शामिल थे। महात्मा गांधी और उनके अनुयायी 24 दिनों तक पैदल चले और साबरमती से दांडी तक की 240 मील की दूरी तय की। रास्ते में कई अन्य लोग उनके साथ हो गए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से इस कानून को तोड़ा, है ना। और नमक एक शक्तिशाली प्रतीक था जिसे हर व्यक्ति के साथ जोड़ा जा सकता था। नमक का इस्तेमाल हर तबके का आदमी समान रूप से करता है। ऐसा नहीं कि अमीर आदमी अधिक नमक खाएगा और गरीब आदमी जो है कम नमक खाएगा, है ना। तो इसी समय जो है गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन क्या था, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन साइमन कमीशन क्या था यहाँ पे आपको दिया गया है ना। तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। 1927 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था, ये रहेगा आंसर, है ना। इसके बाद है आपका देखिए, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि पंजाब में लाला लाजपत राय ने इस आयोग के विरुद्ध जो है साइमन कमीशन के विरुद्ध उन्होंने प्रदर्शन किया। उसमें कई सारे जो है क्रांतिकारी थे, लेकिन उनमें जो है लाला लाजपत राय को के ऊपर इतनी लाठियां बरसाई गई कि उनकी मृत्यु हो गई, या फिर कहें कि वो शहीद हो गई, है ना, इस घटना में। इसके बाद है एजेंडा 21 क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ये 2 या 3 नंबर में आएगा, है ना। तो इसे कर लीजिएगा 3 नंबर में, ये रहेगा आपका। यह घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया, है ना। इसका उद्देश्य वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करना है। यह पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, बीमारी आदि से लड़ने के लिए एक बड़ा ही खतरनाक एजेंडा है ना। अच्छा मतलब है एजेंडा।
इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास है ना। सतत पोषणीय विकास क्या है, ये हम ऊपर देख ही चुके हैं कि पर्यावरण को भी साथ में लेना है और साथ में अपने विकास को भी गति देनी है। इसके बाद है आपका 1830 की जुलाई क्रांति पर फ्रांस का क्या प्रभाव पड़ा, तो बिल्कुल से इसे 3 नंबर में कंप्लीट कर लेना है ना। तो ये रहेगा आंसर। 1789 की क्रांति की तुलना में 1830 की क्रांति में रक्तपात बहुत कम हुआ। मेटरनेक अपने देश के विद्रोह के दमन में लगा होने के कारण फ्रांस की क्रांति में अधिक हस्तक्षेप ना कर सका। ये रहेगा इसका कंप्लीट आंसर। इसे अच्छी तरीके से आप कर लीजिएगा। किन किन देशों पर प्रभाव पड़ा ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए 1789 की 1830 की क्रांति पर फ्रांस के प्रभाव के कारण पोलैंड, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, नीदरलैंड आदि जो है बहुत प्रभावित हुए ये देश है ना। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में वर्णित संघ सूची। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में कर लेना बिल्कुल से है ना। 3 नंबर में ये क्वेश्चन हाईलाइट है। अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं जो कि संघ, राज्य और संवर्ती सूची, 3 सूचियाँ यहाँ पे हैं। तो संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, अब इसमें 100 विषय हैं। इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र के पास विशेष अधिकार है। राज्य सूची अभी इसमें 61 विषय हैं, इसमें शुरुआत में 66 विषय थे। राज्य विधानसभाएं इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती हैं। संवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। दोनों राज्य और केंद्र सरकार इस सूची में उल्लेखित कानून बना सकती हैं। देखिए मतलब जो संघ सूची है इसमें केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, संघ सूची में है ना केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची में राज्य या विधानसभा सरकारें जो होती हैं वो यहाँ पे कानून बना सकती हैं। और संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकार यहाँ पे कानून बना सकती हैं। और शिक्षा किस सूची के अकॉर्डिंग आता है तो आप बताइए कमेंट में, बताया है ऊपर पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करता है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर दिया गया है क्योंकि ऋणाधार की मांग करता है क्योंकि ऋण वापसी की अनिश्चितता समाप्त हो सके। भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणक जो है मौजूद नहीं है ना, बैंक मौजूद नहीं है इसलिए करता है। और बैंक भी ग्रामीण क्षेत्र में ऋण को ज़्यादा जोखिम वाला मानते हैं क्योंकि ऋण को वसूलना कई बार कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के कोई 2 उपाय लिखिए। तो भू संरक्षण के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। आंसर रहेगा पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर भू संरक्षण कर सकते हैं। वृक्षारोपण द्वारा भूमि के कटाव को रोका जा सकता है। भूमि बांध बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। इस तरीके से कंप्लीट करेंगे तीनों। अगला है आपका संसाधन के अति दोहन से उत्पन्न होने वाली कोई 2 समस्याएं लिखिए। आंसर रहेगा पर्यावरणीय समस्याएं, असामाजिक, सामाजिक या आर्थिक समस्याएं। इसके बाद है इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णाधार कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में बनेगा, कर लेना इसे है ना। तीनों पॉइंट इसके दिए गए हैं, जुजेपी गरिबल्दी, काउंट काबोर, विक्टर एमानुअल, ये पॉइंट दिए गए हैं। तीनों को देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अंतर लिखिए। तो दोनों में अंतर आपके सामने दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। पहला अंतर इसमें रहेगा ऐसा व्यवसाय जिसका स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है, मतलब सबके लिए है। निजी क्षेत्र किसी प्राइवेट में मतलब होता है, किसी व्यक्ति या समूह या कंपनी का होता है, ये वो है निजी क्षेत्र है। इसके बाद इसमें कर्मचारी को वरिष्ठता होती है। इसमें कर्मचारी या कार्य निष्पादन एवं योग्यता को वरिष्ठता दी जाती है। आम जनता की सेवा करना होता है सार्वजनिक क्षेत्र का काम। और निजी जो क्षेत्र होते हैं वो केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं। ये रहेगा इसका कंप्लीट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्वी तट से के नदी डेल्टा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी की प्रमुख 3 विशेषताएं। तो भाई वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, देखिए है ना। और जलोढ़ मिट्टी की 3 विशेषताएं, अलग से क्वेश्चन आता है 3 नंबर का कि इसकी 3 विशेषताएं लिखिए, तो ये आपकी कंप्लीट रहेंगी है ना। ये देख सकते हैं यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी में रेत, गाद और मिट्टी के विभिन्न अनुपात होते हैं। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इसकी उर्वरता के कारण जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में गहन खेती की जाती है और इसलिए उन क्षेत्रों मतलब जहाँ पे ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे घनी आबादी वहाँ पे पाई जाती है। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। फॉस्फोरिक एसिड, चूना जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो इसकी उपजता को बढ़ावा देता है। इसके बाद है संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएँ। तो ये तीनों विशेषताएँ इसकी दी गई हैं, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर हैं। संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन व्यवस्था देख सकते हैं। 2 स्तरीय सरकारें, शक्ति का वितरण, संवैधानिक स्थिति। इस तरीके से तीनों पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे। 2 स्तरों वाली सरकारें होती हैं। और अगला सब क्वेश्चन है आपका खादर और बांगर में अंतर, बिल्कुल से 2 नंबर में या 3 नंबर में है ना। ये क्वेश्चन कर लेना, देख सकते हैं। ये ऊपर वाला ये आपको 4 नंबर में करना है। ये रहेगा आपका बांगर और खादर में अंतर हर साल आता है। नए जलोढ़ हैं, ये प्राचीन जलोढ़ हैं। तो
प्राचीन जलोढ़ किसे कहा जाता है ना? तो ये शायद खादर को कहा जाता है या बांगर को, इसमें मैं कन्फ्यूज़ हूँ, लेकिन हाँ ये अंतर ये शायद आप छोड़िए, है ना, लेकिन ये 3 अंतर आप जरूर से याद रखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास के कारक हैं, है ना। मानव क्रियाएं जो हैं वनस्पति और प्राकृतिक जो क्रियाएं हैं उनके लिए किस तरीके से खतरनाक हैं या ह्रास के कारक हैं। देखिए, तो मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए, अब कहें तो कभी शहरीकरण के लिए अंधाधुंध वनों की कटाई करता है। इससे वनस्पति तो नष्ट होती है, साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छिन जाता है। उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है, तब भूमि प्रदूषण होता है। इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट आंसर कर लेंगे। इसके बाद है आपका अलग से, मैंने कहा था ना क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, तो कर लेंगे इसे। जलोढ़ मिट्टी की तीनों विशेषताएं आपको मैं करवा ही चुका हूँ वैसे तो, इसे भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों के प्रकार बताइए। तो देखिए इतना क्वेश्चन आएगा तो ये 2 नंबर में आएगा केवल, है ना। और अगर इतना आया क्वेश्चन कि संसाधनों के प्रकार लिखिए अकेले इतना, है ना, तो ये भी 2 नंबर में आएगा। और अगर ये पूरा क्वेश्चन आता है इतना तो ये आपका 3 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, है ना। तो बिल्कुल से कंप्लीट करना है। संसाधन तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है ना, जो वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं। और उदाहरण के तौर पर मिट्टी हो गया, है ना। संसाधन के प्रकार, संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, है ना, मानव जनित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं। चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखनी है, 4 नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है, रहेगा कंप्लीट आंसर। चिपको आंदोलन पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले, है ना, पूरा इसको आप पढ़ लेना अच्छी तरीके से, तो कंप्लीट आंसर्स का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 11वीं शताब्दी में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ बनाई गई थी? तो 11वीं शताब्दी में सबसे बड़ी कृत्रिम झील भोपाल, है ना, भोपाल याद रखेंगे, झीलों की नगरी ही कहा जाता है भोपाल को। तो नेक्स्ट है आपका भाखड़ा नागल परियोजना का महत्व लिखिए, है ना। भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल बांध जो है हमारे भारत का बड़ा डैम है। यह वैज्ञानिक तरीके से बड़े पैमाने पर जल प्रबंधन का एक अच्छा उदाहरण है ना। इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी नदियों जो है जाती हैं इससे, और कितना पानी इसमें, इस बांध के पीछे बनी झील में 7,80,000 हेक्टेयर मीटर जो है पानी एकत्र किया जा सकता है। इस पूरे जो है क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, चंबल परियोजना, है ना, बांधों से जुड़ी हुई ये परियोजना है ना, इनसे क्वेश्चन एक ना एक बन जाएगा जरूर से। चंबल परियोजना के बारे में यहाँ पे दिया गया है ना, इसकी सिंचाई क्षमता 5 लाख हेक्टेयर है। इसके बाद नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसको कर ही लेना याद। देखिए 4 पॉइंट 5 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे समझाया गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन या NGO है ना, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद था। इस तरीके से इसके पॉइंट को पढ़ लेंगे और ये पूरा आपका कंप्लीट रहेगा, है ना, ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आरंभ विलियम प्रथम के प्रसा के सिंहासन पर आसीन होना। यहाँ पे सेकंड है आपका, बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना, है ना। जर्मनी एकीकरण की नींव किसने रखी थी? तो ये बिस्मार्क ने रखी थी, याद रखिएगा। वियना कांग्रेस, एकीकरण बाधाएं, ये सारे जो हैं इसकी प्रक्रिया के चरण हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, किस प्रकार से था? ये इसके पॉइंट दिए गए हैं, इन सभी को आपको पढ़ लेना है। और ये डेट जरूर याद रखना कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन कब हुआ? तो 1707 में, है ना, इस तरीके से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सूती वस्त्र उद्योगों में औद्योगिकरण का ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। आयात शुल्क के कारण यहाँ पे क्या क्या हुआ, किस तरीके से यहाँ पे सूती उत्पादों के निर्यात में कमी आने लगी, और ब्रिटिश जो शासन था, निर्माता थे, बहुत ही सस्ती कीमत पर भारत में कपास का आयात प्रारंभ कर दिया, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ क्या था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉर्न लॉ का। इसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए? तो यहाँ पे देखिए, मक्का की आयात पर पाबंदी, ये कॉर्न लॉ है यहाँ पे, और ये यहाँ पे पॉइंट इसके दिए गए हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़े? तो युद्ध के बाद भारतीय बाजार में अपनी वर्चस्व वाली स्थिति को प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए कठिन हो गया, है ना। इसके बाद है, ब्रिटेन को विश्व स्तर पर अपना जापान से भी मुकाबला करना पड़ा, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर ही लेना 4 नंबर में, है ना। नेक्स्ट आपका दिया गया है, युद्ध के कारण, है ना, युद्ध के कारण आया आर्थिक उछाल, जब शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। इसके बाद है, आर्थिक महामंदी के कारण बताइए।
तो महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई थी। यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इस तरीके से इसके 5 पॉइंट आगे आपको दिए गए। हजारों बैंक जो है दिवालिया हो गए। अमेरिकी उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्जा देना बंद कर दिया, क्योंकि वो जानते थे अगर इनके पास कुछ है नहीं, अगर हमने न कर्जा दे दिया और बाद में हमें ये दे पाए, है ना, मतलब मंदी की आशंका थी, इसलिए उन्होंने कर्जा देना बंद कर दिया। और बहुत सारे देशों ने अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका से कर्जा लिया। इसके बाद है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है भाई। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय को में 3 प्रकार के प्रवाहों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से देख सकते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ी होती है। और ये 2-3 पॉइंट इसके और दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ब्रेटन वुड्स समझौते का अर्थ क्या है ना। ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। तो इसके 2-3 पॉइंट दिए गए हैं, तीनों को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अफीम युक्त का अर्थ क्या है। चीन पर अफीम युद्ध है ना, युद्ध मैं भी ध्यान नहीं दे पाया ठीक से, युद्ध। तो अफीम युद्ध का अर्थ है जब इंग्लैंड ने चीनियों पर अफीम आयात करने का दबाव डाला तो दोनों देशों के बीच संघर्ष किया, जिसको अफीम युद्ध कहा जाता है। चीनियों का शारीरिक व नैतिक पतन हुआ। चीन के खजाने के रूप में 5 बंदरगाह ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलने पड़े। चीन बिना किसी अवधि के हांगकांग को ब्रिटेन को सौंप दिया, है ना, बिना किसी अवधि के हांगकांग को ब्रिटेन को सौंप दिया हांगकांग ने। अगला है आपका, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से किया गया है। तो संवर्ती सूची, संघ सूची के अकॉर्डिंग हम आपको बता ही चुके हैं कि कौन कैसी कानून बना सकता है, शक्तियाँ, है ना। तो यही आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका, स्थानीय सरकारों का महत्व लिखिए। तो इस तरीके से इसका 4 पॉइंट याद रखेंगे। 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा आपका। तो अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर हो जाता है। स्थानीय सरकार के एक कहें तो विशेषताएं ही हैं एक तरीके से, कि इस लोगों को इस बात की भी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च किया जाना है ना। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदारी बनाना संभव हो जाता है। स्थानीय स्तर पर निपटारा हो जाता है, मतलब सीधे ऊपर नहीं भगना पड़ता है भाई, है ना, अपने स्तर पर सरकार हो, व्यवस्था हो तो, है ना। इसके बाद है एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच 4 अंतर लिखिए। 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, है ना, कर लेना बिल्कुल। 5 अंतर दिए गए हैं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, बोर्ड तक कंप्लीट कर लेना, बोर्ड तक के लिए, है ना। नेक्स्ट है आपका, पंचायतों की मुख्य परेशानियों का वर्णन करने। जागरूकता का भाव, है ना, धन का भाव, मतलब गरीबी होती है भाई, या लोगों को कई तो बातों के बारे में पता नहीं होता। अधिकारियों की मनमानी होती है, हाँ होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, कहें तो पंचायतों में, है ना। जन सहभागिता में कमी होती है, मतलब लोग उतने बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते हैं किसी भी काम में। इसके बाद है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराना, हाँ, टाइम पे जो है बजट नहीं आता है। चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं, ये भी सही बात है भाई, 2-2 साल लेट हो रहे हैं। इसके बाद है आपका, एक संघीय व्यवस्था वाला देश है भारत हमारा, है ना। इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य सिद्धांतों को लिखिए। हमारा भारत जो है एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, इस तथ्यों को साबित करने वाले कुछ सिद्धांत लिखने हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, भारत में लिखित और विस्तृत संविधान है। भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय 3 सरकारों पर सरकारें हैं। ये आपके पॉइंट रहेंगे सभी भाई, इसे याद कर लेंगे आप। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, पूरे क्वेश्चन कर लेना है, लेकिन संघवाद की किन्हीं 3 बुराइयों को लिखिए। ये रहेंगी इसकी 5 बुराइयाँ, आपको 3 याद कर लेनी है। इसके बाद है नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सरकार एक से अधिक प्रकार की होती है, सत्ता का विभाजन होता है, प्रत्येक सरकार का अपना क्षेत्राधिकार होता है। बहुत ही सरल भाषा में भाई आंसर लिखे हुए हैं। दोनों सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत की नीति, भारत की भाषा नीति की कोई 4 विशेषताएं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 4 नंबर में, है ना। तो संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति दी है ना। इसके बाद है आपका, विकेंद्रीकरण के क्या लाभ है। हम पढ़ चुके हैं कि विकेंद्रीकरण क्या है ना। विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता का बंटवारा। विकेंद्रीकरण में तानाशाही प्रवृत्ति की समाप्ति होती है। विकेंद्रीकरण से स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान हो जाता है। विकेंद्रीकरण से प्रजातांत्रिक मूल्यों को शक्ति मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पंचायती राज की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो ये आपके संघवाद नामक चैप्टर से है। स्थानीय स्तर पर सरकारों का गठन, समस्याओं पर स्थानीय स्तर पर निपटारा, समय समय पर धन की बचत, स्थानीय लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास और जागरूकता। पंचायत की 3 परेशानियों को लिखिए। तो जागरूकता का भाव, ये कंप्लीट, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या
रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका मुद्रा का अर्थ क्या है? मुद्रा का कार्य का वर्णन कीजिए। तो ये मुद्रा के कार्य है। मुद्रा का कार्य जो है मूल्य का मापन करना है, मूल्य का संचय करना है, स्थगित भुगतान का मान है मुद्रा, साख का आधार है मुद्रा। मुद्रा का अर्थ क्या होता है? मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है ना, जो माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, जैसे नोट, सिक्के और कार्य आदि, है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, गृह ऋण लेने के लिए ऋणी को कौन कौन सी औपचारिकताएं करनी चाहिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। पहले उसे आय के स्रोत का प्रमाण देना होगा, भाई कमाते वमाते हो कि नहीं, वैसे ही हम ऋण दे दें, है ना, होम लोन के लिए। रोजगार का रिकॉर्ड दिखाना होगा, नए मकान के कागज बैंक को सौंपने होंगे, है ना, इस तरीके से। इसके बाद है समर्थक ऋणाधार क्या है? उदाहरण सहित बताइए। तो ये रहेगा आपका इसका कंप्लीट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि कुछ व्यक्तियों या समूह को बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की अनुपस्थिति, समर्थक ऋणाधार न होना, और अगला है आपका जरूरी कागजात ना होना, ऋण की शर्तें पूरी ना कर पाना। इस तरीके से आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 3 सीमाएं बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोहरे संयोग की शर्त का पूरा होना आवश्यक है। धन का मूल्य के संचयन में कठिनाई, अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय कठिन होता है ना। इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, साख के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों की विशेषताएं लिखिए। तो ये रहेंगे साख के औपचारिक विशेषताएं, ये रहेंगी अनौपचारिक। इसके बाद है इसकी, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसके कोई 3 प्रावधान आपको लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्रक, इसके 4 गतिविधियों के बारे में लिखना है। तो प्राथमिक क्षेत्रक जो है प्राथमिक प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित